जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। ये वही चीज़ है जिसके लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है कि भाई पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं उस लड़के की ज़िंदा होने की या ना होने की। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पॉसिबिलिटीज़ पर आऊँ, मेरी आप लोगों से विनती है, वो ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। ये 2 वीडियोज़ ऑलरेडी इस सीरीज़ के अंदर आ चुकी हैं, इनको आप देखें और पूरा देखें। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ यही है कि इस सीरीज़ को जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे देखें, पूरी पूरी देखें, क्योंकि अगर आप लोग सीक्वेंस में नहीं देखेंगे आप लोग चीज़ें मिस कर जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन आप लोग ताकि उसको देख सकें। और मेरी एक और भी गुजारिश रहेगी, वो यही है कि पूरी देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएं और फिर आप लोग बाद में उसको लेकर कंफ्यूज हो जाएं, और मैं हो सकता है वो बात ऑलरेडी एड्रेस कर चुकी हूँ और आप लोगों को समझ ना आए। तो कोशिश कीजिए कि पॉडकास्ट की तरह सुन लीजिए इसे, या जैसे भी सुन लीजिए, किसी भी फारिग वक्त में सुन लीजिए, लेकिन पूरा पूरा सुनिए। उससे ना आप लोगों को समझ आना शुरू होगी, वरना आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहें। जैसे ही सारी सीरीज़ ख़त्म होगी, मैं उसके बाद इन सारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स चेक करूँगी और फिर हम उसके हिसाब से बात करेंगे। और फिर मैं आगे सीरीज़ के आखिर में भी आप लोगों से कहूँगी कि कमेंट कीजिए कि अब अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब हम तुरंत बिना कोई भी लम्हा ज़ाया किए आते हैं पॉसिबिलिटी पे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो है ऑफिशियल नैरेटिव। हम सब जानते हैं कि ऑफिशियल नैरेटिव जो है वो 14 जून को 15 मिनट के बाद ही दे दिया गया था, वो भी बिना किसी आत्महत्या चिट्ठी के, कि उस लड़के ने आत्महत्या की है। और उस आत्महत्या का कारण क्या था? वो था डिप्रेशन। अब डिप्रेशन होने का भी कारण होता है। डिप्रेशन होने का सबसे पहला कारण था लड़की का चक्कर बाबू भैया। हम सब जानते हैं कि जैसे ही ये सारा हुआ था, पूरी मीडिया में, न्यूज़ में, सब जगह आने लगा था कि वो लड़का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि अंकिता लोखंडे को छोड़ने के बाद बहुत रिग्रेट करता था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। उसको ये था कि मैंने उस लड़की को छोड़ा क्यों, वो उस लड़की के बिना नहीं रह पा रहा था, और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिप्रेशन का एक ये कारण था। दूसरा कारण ये था, और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि नौटंकिता जो हैं वो बाकायदा तौर पर लेफ्टिस्ट के साथ मिली हुई हैं। वो बेबी पेंगुइन के इनर सर्कल से हैं। वो कोई दूध की धुली नहीं है। रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे एक ही थाली का बैंगन है। और मैं इसके ऊपर यहाँ पर बाद में जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी मैं बात करूँगी, क्योंकि मुझसे किसी एक बहुत ही प्यारी महिला ने ये सवाल किया था कि मैं बार बार जब कहती हूँ कि अंकिता लोखंडे इनर सर्कल से हैं और वो बिल्कुल हैं, तो फिर क्या रिया चक्रवर्ती और अंकिता के बीच में कोई बात है? तो उनका वो एक सवाल है, मुझे अभी तक याद है, और मैं उसके ऊपर वीडियो करूँगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा नैरेटिव यहाँ पर है कि वो लड़का जो था उसको पूरी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया था। उस इंडस्ट्री के बॉयकॉट करने की वजह से क्या हुआ कि वो लड़के को फिल्म्स नहीं मिली, उस लड़के को काम नहीं मिला, वो लड़का गरीब हो गया, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन होने लगा और उसका करियर बर्बाद होने लग गया। वो इतना गरीब हो गया कि वो एक इतना अच्छा घर छोड़कर माउंट ब्लैंक जैसे अपार्टमेंट में आता है। अब यहाँ पर मैं जानती हूँ हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए माउंट ब्लैंक जैसा घर भी एक महल से कम नहीं होगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं यहाँ किसी की अमीरी गरीबी के ऊपर बात नहीं कर रही, ना मैं यहाँ कोई फिटी हुई बात कर रही हूँ कि मेरे लिए माउंट ब्लैंक एक गरीब जैसा घर है। लेकिन यहाँ पर मैं उस नैरेटिव के हिसाब से बात कर रही हूँ कि क्योंकि उस लड़के का एक अलग लाइफ स्टाइल था, उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए की गई थी ताकि ये हो सके। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने फिल्म फिटर्निटी के उसको लड़के को बॉयकॉट करने की भी बात की थी, तो यहाँ पर फिल्म फिटर्निटी के ऊपर नाम डाला गया था और उसको शुरू में मीडिया में बहुत उछाला भी गया था, क्योंकि सब जानते थे कि फिल्म फिटर्निटी के बॉयकॉट करने से उनमें से किसी को भी जेल नहीं किया जा सकता और वो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बनता है, कोई बहुत ठोस सबूत नहीं बनता है। तो ये अब ये एक बोगस सा नैरेटिव है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात नहीं करते। हम सब जानते हैं कि ये कितना बेकार नैरेटिव था। उसके बाद दूसरा नैरेटिव है जो कि पॉपुलर तरीन नैरेटिव है। ये एक होली बाइबल है उन सारे लोगों के लिए जो यहाँ पर न्याय के लिए लड़ रहे हैं। खुदा के लिए मुझे इस बात पे ना पकड़िएगा कि मैंने होली बाइबल कह दिया, मैंने भगवत गीता क्यों नहीं कहा, या मैंने कुरान क्यों नहीं कहा। मैं खुद मुसलमान हूँ, मुझे सुनने वाले यहाँ पे बहुत सारे हिंदू हैं। ये होली बाइबल एक मुहावरा होता है, तो मैंने उस सेंस में कहा है। ठीक है, अब ये क्या क्यों होली बाइबल है? क्योंकि यहाँ पर हर किसी को ये लगता है कि यही चीज़ हुई है और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए मैं यहाँ सारे लोगों के लिए एक बात कहूँगी, वो बात ये है कि जो चीज़ आपने नहीं देखी या आपको पता नहीं है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो दुनिया में नहीं है या वो एग्जिस्ट नहीं करती है या आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को ना पता होने के कई कारण हो सकते हैं कि दुनिया आप लोगों को नहीं चाहती कि पता चले। पूरी दुनिया, सिर्फ एक देश की गवर्नमेंट नहीं, सारे देशों की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम इंसान को ये बातें पता चलें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि नहीं आपको पता तो ये है ही नहीं। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल है और ऐसा होता है,
लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, तो आप लोग वहाँ सोच नहीं रहे हैं उस पे। और यहाँ इसी वजह से मैंने ये सीरीज़ भी शुरू की है कि इस पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आप लोग को समझ आए और आप लोगों का जो है एक इंट्रोडक्शन हो इस सारे काम से। ठीक है, अब ये नैरेटिव हम सब जानते हैं, लेकिन ये खुद ही नैरेटिव जो है न्याय के लिए अभी अटका हुआ है। अब सीबीआई ना जाने कितनी दफ़ा बॉम्बे आई है, और बॉम्बे आके वो पिकनिक बना के समंदर देख कर चले गए। ईडी तो पता नहीं ना जाने कौन से एलियन ईटी के साथ जो है वो हनीमून के ऊपर है, जो भी है। ठीक है, एनसीबी है जो सारा काम कर रही है, बड़ी बाखूबी कर रही है। लेकिन एनसीबी भी क्यों कर रही है, यहाँ पर एनसीबी को बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ है। एनसीबी के मामले में कोई भी हत्यारा अगर पकड़ के जेल जाता है, उसको जेल होती है, तो यहाँ पर जितने लोग उस लड़के के न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको ये लगेगा कि गवर्नमेंट के अंडर ये बॉडी आती है। अब उन्होंने यहाँ पर उनको पकड़ लिया, जेल में हो ही गए, किसी भी कारण सलाखों के पीछे चले गए, चलो सही है। लोगों इन हत्यारों को ये लगेगा कि जो जनता है उसको ठंड पै गई है। ये पंजाबी फ्रेज़ है, मेरे पहले दौर में दोस्त यूज़ किया करते थे। मैं अपनी वैसे जो मेरी सारी भाषाएं हैं ना, उनके ऊपर भी बात करूँगी इसी सीरीज़ में। अच्छा ठीक है, खैर यहाँ पर ये बात हो गई। तो ये एक ड्रामा किया जा रहा है। मैं इसके ऊपर बताऊँगी, इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट ड्रामा कर रही है, सिर्फ इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट किसी के प्रेशर में है। अब एनसीबी के हिसाब से कोई भी जाएगा ना, उनका वहाँ से निकल कर आना वो बड़ा आसान है। नशीले पदार्थ रखना, उनको कंज्यूम करना या उनको आगे बेचना, वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं होता जितना किसी का खून कर देना होता है। तो वहाँ पे ना फिर भी आप निकाले जा सकते हैं जेल से, सही है। अब इसके ऊपर और बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अभी चल रहा है। और यहाँ पर मैंने एक और भी वीडियो की थी जो बाबा ये कह रहे थे कि ये नैरेटिव ज़िंदा होने वाला इसलिए चलाया जा रहा है कि भाई जो असल नैरेटिव है उससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और न्याय ना मिले उस लड़के को। लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी, वो 7 साल वाला नैरेटिव और फलाना ढिमकाने वाले नैरेटिव, किसी भी नैरेटिव को प्रूव करने के लिए ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले ये नहीं करेंगे कि चेजिंग ड्रीम ने वीडियो की थी, लाओ चलो उसकी बुनियाद पर रखकर हम अपना फैसला सुना देते। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट फैसला तभी सुनाती है, दोनों नैरेटिव्स में तभी सुनाएगी जब उसके पास सबूत होंगे। अगर सबूत नहीं है ना तो नैरेटिव सारे बोगस होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आता है तीसरा नैरेटिव। इस नैरेटिव के ऊपर मैं वीडियो करके थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल मैं ये बता देती हूँ मैं किस नैरेटिव की बात कर रही हूँ, या मैंने सॉर्ट ऑफ भी लिखा है क्योंकि मैं इस नैरेटिव के ऊपर विश्वास कर रही थी। किस तरीके से वो मैं बता दूँगी, और यहाँ पर मेरे साथ साथ कुछ लोगों को भी लगता है। अब ये नैरेटिव है कि वो लड़का ज़िंदा नहीं है, लेकिन वो लड़का ज़िंदा नहीं, लेकिन जो उसकी जो बॉडी है वो हथियारे उठा कर ले गए। अब इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी अलग से वीडियो में। अगर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू किया ना थोड़ा ज़्यादा तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ। एक वो है कि जो भी सारी घटना घटी है वो डीनो मोरिया के घर पर घटी है, और दूसरी वीडियो मैंने ये की थी कि लीलावती असल में लेके जाया गया, कूपर हॉस्पिटल जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर यूज़ किया गया। और मैं जब इस नैरेटिव के ऊपर अगली वीडियो करूँगी तो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी कि जो घर पर हमें बिस्तर पर दिखा वो कौन था, या वो सॉरी बाबू वाली सारी चीज़ें क्या थीं, या अगर लीलावती ही लेकर डीनो की तरफ से गए तो फिर वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो वो मैं अलग से अब इसकी फ़ौरन बाद जो वीडियो आएगी वो ये जो मेरा तीसरा नैरेटिव इसके ऊपर आएगी। अब हम आते हैं चौथे नैरेटिव के ऊपर। ये नैरेटिव, अच्छा अब ये नैरेटिव जो है ये इसके आगे भी मैंने सॉर्ट ऑफ लिखा है क्योंकि अब ये सारे नैरेटिव जो हैं मेरे हिसाब से, यानी ये पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे जिसके ऊपर लोग यहाँ पर बात भी नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या है कि वो ज़िंदा नहीं है वो लड़का, लेकिन उस लड़के को गवर्नमेंट ने मारा है। अब खुदा के लिए यहाँ पर ये मत समझिए कि गवर्नमेंट बुरी है और गवर्नमेंट ने उसका खून किया, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है जिसको गवर्नमेंट फॉलो करती है। इस नैरेटिव को मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों को समझ आएगी। ये सिर्फ मैं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ फ़िलहाल रख रही हूँ। हर पॉसिबिलिटी को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी तो ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर मैंने ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इधर की और पता नहीं ये वीडियो 3 घंटे तक की लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने उस लड़की का सेकंड हैंड एक्सपीरियंस क्यों लिखा है, क्योंकि उस लड़की का ये एक्सपीरियंस बहुत करीब से होते होते रह गया। और सेकंड हैंड एक्सपीरियंस का मतलब ये भी होता है कि वो उसके साथ नहीं हुआ है, लेकिन वो लड़की जानती है कि ऐसा होता आया है और ऐसा होता है। अब जब मैं एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको उस लड़की के साथ ये क्यों होते होते रह गया। अब वो हुआ तो नहीं ना, क्योंकि वो लड़की ज़िंदा है, ठीक है। तो ये अब आता है 5वां नैरेटिव, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट नैरेटिव है उस लड़की के हिसाब से। और ये यहाँ पर आप पढ़ भी लीजिए, उस लड़की ने लिखा हुआ है अब कि वो लड़का ज़िंदा है लेकिन वो लड़का हथियारे उठाकर ले गए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नैरेटिव है और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी के ऊपर अब बात की जाएगी तो आप लोगों को समझ आएगा कि क्या है। यहाँ से ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं रख ज़रूर रही हूँ, लेकिन खुदा के लिए इनके ऊपर आप लोग बात करना मत शुरू करना बिना किसी सोचे समझी इन्फॉर्मेशन के बिना। आप लोगों को नहीं है,
मैं जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत सेफ करके बात कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर आप लोगों को भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग भी सेव रहें। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास भी होना आसान नहीं है। तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत प्रोफेशनल हूँ। तो खुदा के लिए प्लीज़ अभी गलती मत करना। ये सबके लिए यहाँ मैं विनती कर रही हूँ, जितने लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर प्लीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये जब मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये सारी क्या घटना है और ये ऐसा क्यों हुआ है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है, वो है दिशा सालियान। आप लोग कह रहे हैं, अगर आप लोग बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर उस लड़के को उठाकर ले गए हैं वो ज़िंदा है तो फिर दिशा सालियान को भी होना चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है, और मैं ये एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब आता है छठा नैरेटिव। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है। वो क्या है कि वो लड़का ज़िंदा है लेकिन गवर्नमेंट के पास है। अब वो गवर्नमेंट के पास है तो आप लोग कहेंगे कि अगर वो गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट उसको कैसे ले गई, और फिर 14 जून वाला वो सारा ड्रामा क्यों रचाया गया। ये अच्छा खासा लंबा नैरेटिव है। इसके ऊपर शायद हो सकता है ये मैं एक वीडियो में, जब मैं छठे नैरेटिव को डिस्कस करूँ तो ये एक वीडियो में शायद हो भी ना सके पूरा, तो हो सकता है इसके पार्ट ए और बी और सी करके आएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी लंबा नैरेटिव और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। और ये जो एक जो वो लड़की है ये उससे भी रिलेटेड है, लेकिन लड़की का जो असल नैरेटिव लड़की की जो असल कहानी है वो 7वीं वाली है। अब वो मैं बताऊँगी किस तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं 7वें वाले पे। 7वां वाला ये सारे नैरेटिव्स का बाप है और ये इंतहाई ज़रूरी नैरेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट और हथियारों का गठबंधन। अब आप लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट यानी मैं आपकी देश की गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। नहीं, सब्र कीजिए, रुकिए, मैं ये खुद एक्सप्लेन करूँगी। ये इंतहाई ख़तरनाक नैरेटिव है और ये उस लड़की की कहानी है, लेकिन यहाँ पर हर किसी का ये यानी क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर आप ये आखिरी लाइन पढ़ें ना तो ये एंड होता है उस बिगनिंग का जो झूठ मूठ मर जाने के बाद शुरू होती है, यानी कि आपकी नई आइडेंटिटी शुरू होती है। उस बिगनिंग का ये एंड होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो जो आपकी पहले की ज़िंदगी होती है ना उसका जो एंड होता है ये उसकी बिगिनिंग होती है। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक नैरेटिव है और यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट के साथ दा लिखा है और ये गौर कीजिएगा कि मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है। ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर तो प्लीज़ इसको छेड़िएगा भी मत। ये इस सीरीज़ के बिल्कुल आखिर में आएगा, यानी बिल्कुल आखिर से मुराद ये कि इसके बाद मैं इसके ऊपर 2-3 शायद वीडियोस करूँगी बाद में, लेकिन ये इसी सीरीज़ के अंदर है और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और यहाँ पर मैंने लिखा है टी, डी और डब्ल्यू। अब ये टी और डी और डब्ल्यू क्या है, ये कोई कोड वर्ड नहीं है, ये मैंने सिर्फ क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने इस वजह से यहाँ पर छोटा करके लिखा है। ये है डार्क वर्ल्ड, असल दुनिया, वो दुनिया जो उस दुनिया के बाद शुरू होती है, ये वो चीज़ है। और ये आप लोग सोच नहीं सकते ये वो क्या चीज़ है। इसके ऊपर और उस लड़की के लिए इसके ऊपर बात करना बहुत मुश्किल होगा। ये इंतहाई ख़तरनाक और ख़ौफनाक चीज़ तो है। ये उस लड़की के लिए बहुत इमोशनल चीज़ है और ये इतनी, मुझे नहीं पता कि जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं और मैं शुरू करूँगी पॉसिबिलिटी नंबर 3 से। इसकी बहुत छोटी ही सी वीडियो होगी क्योंकि मैं इसको कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ये सीरीज़ हो गई तो मैं चाह रही हूँ कि हर चीज़ की आप लोगों को समझ आती जाए। तो पहले इसके ऊपर और फिर हम हर नैरेटिव के ऊपर बात करते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आना शुरू होगी। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ का क्या था, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। मैंने यहाँ पॉसिबिलिटीज़ रख दी आप लोगों के लिए। आप लोग अगर अभी भी कुछ समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना शुरू कर दीजिएगा। मैं पढ़ूँगी ज़रूर बाद में जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी, लेकिन मैं देखूँगी कि इस पॉइंट तक आप लोग क्या समझ रहे हैं और आप लोगों को क्या क्या लग रहा है, क्योंकि जब सीरीज़ आखिर में ख़त्म होगी तब तक तो आप सबका एक ओपिनियन बन चुका होगा, लेकिन अभी तक क्या क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ूँगी ज़रूर, ठीक है। अब हम यहाँ इस पूरी इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि कहाँ मिलती हूँ, पॉसिबिलिटी, तीसरी नंबर की पॉसिबिलिटी जिसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल में, ठीक है। चलें अब हम यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो भी आप लोगों को लगी, जैसे भी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुदा के लिए जाते जाते बार बार मैं कह रही हूँ, अभी मत कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। मैं रमज़ान में वैसे ही चली जाऊँगी, आप लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा, इतना कंटेंट बन जाएगा आप लोगों के लिए कि आप लोग उस पर बात कर सकते हैं। अभी बेवकूफ़ी मत करना। ये सब के लिए, विभुर के लिए भी, वो जो एक आंटी हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, जो डॉक्टर हैं, और बाकी सारे लोग, प्लीज़ मत छेड़ना इस चीज़ को,
मुझे इन चीज़ों को अपलोड करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो समझ जाइए कि चीज़ें कितनी सेंसिटिव होंगी। और मैं यहाँ पर ये भी बात करूँगी कि मैं कैसे इन पे बात कर पा रही हूँ, ठीक है ना। चलिए अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।